हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अलशिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो पूरे 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशियंट परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जिसको आप रिवाइज करके अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओनली 50 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? भारत के शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंड, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और नहीं एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत का शास्त्रीय नृत्य। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो एक तरफ दोस्तों भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य थे दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम, ये ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, सोनल मानसिंह, विजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े पुरुष कलाकार देखेंगे तो
रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, राम गोपाल, नटराज रामकृष्ण व विजय माधवन। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट दोस्तों आप लोग अच्छे से क्लियर करके चलेंगे अगर आपको इस टॉपिक से अपने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमारे एक एक सेंटेंस एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला दोस्तों आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली, ध्यान रखेंगे हजारों बार पूछा गया है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। नेक्स्ट दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं, ध्यान रखिएगा एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। नेक्स्ट आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि केरल राज्य से ही संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखिएगा। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखिए तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रीमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं अगर आप अपने सभी टॉपिक से अपने क्वेश्चन करेक्ट करना चाहते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखिएगा। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। नेक्स्ट आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी, ध्यान रखिएगा। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहाने, रीता देवी और गोपाल सिंह। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है दोस्तों आपका सत्रिया जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का।
स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है, लोक नृत्य से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग यहीं पे लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और अभी दोस्तों जो तीसरा टॉपिक आपका लगाया जाएगा वो रहेगा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व से। अगर इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, छऊ बार बार पूछा ही जाता है, कटघोड़वा भी पूछा था, धुबिया भी पूछा था, कर्मा भी पूछा था और सरहुल भी पूछा आता है। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो बरुओ बखाइन हो गया, सोहराई आपका सुपर रहेगा, झिझिया, जजाटिन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और धोबिया भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों बिहार व झारखंड के लोक नृत्य आपस में मिलते हैं, कारण है दोस्तों कि दोनों राज्यों का आपस में बंटवारा हुआ था। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे तो कठपुतली हो गया, घूमर, पनिहारी, गणगौर, बगरिया और तेराताली, यहाँ के दोस्तों 6 लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें दोस्तों आप लोग गणपति भजन और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे, जात्रा हो गया, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों आप लोग ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें लावड़ी बार बार पूछा ही जाता है, इसके अलावा तमाशा भी है, बोहदा भी है, मौनी भी है, लेजम भी है और गौरीसा भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। केरल के दोस्तों लोक नृत्य देखेंगे तो इसमें आपका ओट्टम है, बार बार पूछा था, थुलाल है, काली अट्टम है और मारामोन है। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे, चौफला बार बार पूछा था, कजरी भी पूछा था, झोटा भी पूछा था और चाचरी भी पूछा था। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे, यक्षगान बार बार पूछा था, करगा भी पूछा था, कुनिता भी पूछा था है। ओडिशा के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, संचार हो गया, सवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छऊ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और गरुड़ाहन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे, पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो गौडी हो गया, डागला हो गया, राउत बार बार पूछा ही जाता है और नाचा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो रासलीला, नौटंकी, छपेली, कजरी और झूला, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों, जयंती बार बार पूछा जाता है, जद्दा भी आप लोग ध्यान रखेंगे, छारुआ, डांगी और सांगला। आगे बढ़िएगा दोस्तों। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे तो इसमें दोस्तों गिद्धा, भांगड़ा व धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे तो लाहो और वांगला। नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे, चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमीनागा। जम्मू कश्मीर के दोस्तों राउफ, दमाली और हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश के देखेंगे दोस्तों तो मुखौटा बार बार पूछा था, मोपिन भी पूछा था, लोसिंग भी पूछा था, लोसार भी पूछा था है। इनमें से दोस्तों 40 से 50 शब्द के नाम आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने होंगे अगर आप यहां से अपने क्वेश्चन करेक्ट करना चाहते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। इन तीनों टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम देते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई, जब चाहे 1 मिनट में आप लोग इसको पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरमोत्सव दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि केरल में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं।
हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव और लाई हराउबा ये मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्यौहार, बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ, दमाली और हिकात ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल व बैसाखी पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा व डांडिया गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा व सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितनी भी दोस्तों पूर्वी व्यापारिक कंपनियां थी, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये भारत में स्टेब्लिश कब की गई थी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रारंभिक उद्देश्य भारत के द्वारा लाभ प्राप्त करना था। इन कंपनियों के बीच आर्थिक वर्चस्व के लेकर संघर्ष प्रारंभ हुए, जिसने बाद में राजनीतिक वर्चस्व का रूप ले लिया। इन संघर्षों में अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग भारत में जितनी भी पूर्वी व्यापारी कंपनियां आई थी वो स्टेब्लिश कब की गई थी? क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों इन विभिन्न यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ इनका स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और लास्ट है दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा तो सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा। शुरू में पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। आगे बढ़ेंगे। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। नेक्स्ट, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोचीन में स्थापित की गई। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को कार्यालय बनाया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी दोस्तों जो पूर्वी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। ध्यान रखेंगे। 1608 ईस्वी में कंपनी ने सूरत सहित पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर फैक्ट्रियां खोलने की शाही आज्ञा प्राप्त की। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो ने जहांगीर से साम्राज्य के सभी भागों में
फैक्ट्रियां खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में कलायू ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव स्थापित की। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर फैक्ट हर कंटेंट दोस्तों आपको अच्छे से रिवाइज करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। अगला पॉइंट, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम जो कि मुगल सम्राट था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, की संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैला दिया। 1765 ईस्वी में कलायू दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, से कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त कर ली। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़ेगा। अब तीसरी दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे, अस्तित्व में आई। डचों की प्रारंभिक एवं प्राथमिक रुचि दोस्तों मसाला द्वीपों, मसाला द्वीपों किनको कहा जाता है, मसाला द्वीप के नाम से कौन कौन से द्वीप जाने जाते हैं, तो जावा और सुमात्रा है, ध्यान रखेंगे। तो इसी पे दोस्तों इसकी प्राथमिक रुचि थी। 1605 ईस्वी में भारत में डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, क्लियर रहेंगे। अन्य फैक्ट्रियां पुलिकट हो गया, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, सूरत, कराकल व कासिम बाजार में स्थापित की गई। उन्होंने पुलिकट में अपने स्वनिर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। और दोस्तों 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा निर्णायक रूप से पराजित होने के बाद डच जो है ये इंडोनेशिया तक सीमित रह गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब अगली दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी है वो डेनिश यानी कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में त्रेमकुबार जो कि तमिलनाडु में पड़ता है में पहला दोस्तों व्यापारिक केंद्र खोला। 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है अपना मुख्यालय बनाया। 1745 ईस्वी में डेनो ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब अगली दोस्तों पूर्वी व्यापारिक कंपनी है वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, क्लियर रहेंगे। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी था, परंतु उसे कलायू के कारण अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा। और लास्ट पॉइंट है 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई, उसे अंग्रेजों से इस युद्ध में पराजय मिली, ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था। मॉडर्न हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से। ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का भी टॉपिक है और क्वालिटी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सीट आपके सामने लगाई गई इसमें दोस्तों बंगाल के गवर्नर के साथ साथ यानी कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के प्रथम वायसराय, फिर अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लॉर्ड कलायू की, जिनका दो शासनकाल था। एक था
1757 से लेकर 1760 तक, और दूसरा था 1765 से लेकर 1767 तक। अब इनसे जुड़े फैक्ट देखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इन्हें 1764 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की, और 23 जून 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल था 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। अब इससे जुड़े दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए। तो यह 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कर देने के बाद इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आगे बढ़िएगा। अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। शासनकाल था इनका 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इनके समय में ही तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1789 से 1792 तक चला तथा टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बार बार पूछाता है। कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधारों के अंतर्गत जिलों की सीमा तय कर जिलों में पुलिस थानों की स्थापना की करके एक दोस्तों दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया, अतः इन्होंने ही भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड बेलेजली, जिनका शासनकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। फैक्ट देखिए तो दोस्तों लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर उपनाम से भी जाना जाता था। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होकर मारा गया, अंग्रेजों ने बेलेजली के नेतृत्व में लड़ा था। क्लियर रहेंगे। और लॉर्ड बेलेजली ने ही भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कार्यकाल था इनका 1828 से 1835। पॉइंट देखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग बंगाल के गवर्नर देखे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, अब भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1829 ईस्वी में रेगुलेशन 17, जिसके द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त की तथा बाल हत्या को प्रतिबंधित किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, जिनका शासनकाल 1835 से 1836 तक चला। पॉइंट देखिए। इसने दोस्तों प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, देखिएगा पॉइंट। बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो शासनकाल था 1848 से 1856 तक। पॉइंट देखिएगा। हड़प सिद्धांत, जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के कार्यकाल में विलय का सिद्धांत के तहत दोस्तों सतारा हो गया, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर राज्यों पर कुछ शासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत वो सतारा थी। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाई। ध्यान रखेंगे। एक स्वतंत्र विभाग के रूप में
1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए दोस्तों योग्यता अर्जित करने वाले प्रथम भारतीय थे। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बंबई से थाने तक प्रथम रेल दोस्तों वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर करके चलेंगे, आगे बढ़ेगा। यहाँ से अगला पॉइंट है आपका, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो कि कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई दोस्तों 1853 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल में, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इनके समय में ही 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह हुआ तथा 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ। 1860 से 61 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण इसी विद्रोह पर आधारित है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ से, न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट जो कि 1861 ईस्वी में स्थापित हुई, बंबई, कलकत्ता व मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पास हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल था 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक। इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। तो भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। उसने पृथक कृषि विभाग तथा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की। वह भारत का एकमात्र वायसराय था जिसकी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई। 1872 ईस्वी में एक अफगान कैदी शेर खान ने उसकी चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन, जिनका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। पॉइंट देखेगा। दोस्तों लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकारों में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। 1876 से 78 ईस्वी में इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब व मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। लिटन ने अकाल की जांच हेतु रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में ऐसे समय में लाखों रुपए खर्च किए गए जब भारत में असंख्य लोग भूखे मर रहे थे। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ था। ये आपका सुपर क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था 1880 से 1884। पॉइंट है, अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। आप लोग जानते होंगे, जो तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। साथ ही 1881 ईस्वी में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम बाल मजदूर समस्या से संबंधित है। यह 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम करने को प्रतिबंधित करता है। लॉर्ड रिपन के समय में चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था 1884 से 1888। पॉइंट है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 86 तक चला, जिसमें बर्मा पराजित हुआ। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा कौन आते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। कार्यकाल था इनका 1899 से 1905। पॉइंट देखेगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। पुलिस सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने वर्ष 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।
भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण कर्जन के समय में ही हुआ था, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा की गई थी, क्लियर रहेंगे। इसके द्वारा ढाका हो गया, चटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल से अलग कर दिया गया, उन्हें असम में मिला लिया गया। यह उसकी बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में दोस्तों अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन उत्पन्न हो गया था, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कार्यकाल था इनका 1910 से 1916। पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय के महत्वपूर्ण कार्यों में देखा जाए दोस्तों तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब, 12 सितंबर 1911। इसके अलावा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब, 1911। एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा वर्ष 1911, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल था 1916 से 1921। पॉइंट देखिएगा, इनके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। वर्ष 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में की गई थी। इनके समय में ही एम एन राय द्वारा वर्ष 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड इरविन, कार्यकाल था इनका 1926 से 1931। पॉइंट देखिएगा, इसके समय में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, क्लियर रहेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। आगे बढ़ेगा। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के साथ रियासतों के संबंधों की निर्धारण के लिए सर हाई कोर्ट बटलर के अधीन भारतीय राज्य समिति का गठन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, कार्यकाल था 1931 से 1936। पॉइंट देखिएगा, इसके काल में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा एवं पुनः समझौता संपन्न हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड लिनथगो, जिनका कार्यकाल था 1936 से 1944। पॉइंट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी इसी के कार्यकाल में हुआ। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई एवं क्रिप्स मिशन भारत आया। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी सुपर बनते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था इनका 1947 से 1948। पॉइंट है, यह भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की बात कही गई, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट आते हैं दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक चला। पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, आप लोग जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों भारत स्वतंत्र हो गया और ये पद दोस्तों हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो यहाँ पे टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। मॉडर्न हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया हुआ। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी केनाई से था। डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि दोस्तों मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों 34वीं बटालियन के सिपाही थे। अगला पॉइंट 10 मई 1857 डेट जरूर ध्यान रखेंगे के दिन मेरठ लोकेशन न भूलें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 29 से
1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले दोस्तों इन विभिन्न केंद्रों के नाम दिए गए जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रमुख नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं दोस्तों जिनकी अगुवाई में की गई थी और विद्रोह की तिथि भी मेंशन कर दी गई है। बात करते हैं दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। वह वक्त खाने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। क्रांति की तिथि थी 11 मई 1857। कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। वह तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों तो बेगम हजरत महल वहाँ ब्रिजेश कादिर ने किया था 4 जून 1857 को। झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 4 जून 1857 को। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857 को। फैजाबाद से बात की जाए दोस्तों तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था जून 1857 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, इलाहाबाद से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था जून 1857 में। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था जून 1857 में। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था जून 1857 में, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों इसमें टॉपिक्स या क्वेश्चन ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।